अच्छा, ये हमने सब स्पेस को अंडरस्टैंड किया था। आई होप आप में से किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर है भी तो आप लोग अभी पूछिए। क्या किसी को सब स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। इट्स क्लियर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशंस। अच्छा देखिए, आपने बहुत सारे मैथ्स में ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी जहाँ लीनियर कॉम्बिनेशन आपने देखा होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन असल में होता क्या है। ठीक है, तो आज हम इसको देखेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन हमें कैसा नज़र आता है, क्योंकि बेसिकली इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर स्पेस से स्टार्ट होता है। ठीक है, और आगे जाके आपको उसका यूज़ पता चल जाएगा कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली इन द लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस। ठीक है, अब अगर आपके पास V कोई किसी भी एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड के, ठीक है, जब भी वेक्टर स्पेस की बात आती है तो हमने फील्ड को ज़रूर माइंड में रखना होता है, क्योंकि बगैर फील्ड के किसी वेक्टर स्पेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब हम इस वेक्टर स्पेस में से एक वेक्टर ले लेते हैं। आपको यहाँ नज़र आ रहा है डेफिनेशन में, देखिए मैं इस वेक्टर स्पेस में से एक वेक्टर ले लेती हूँ, और तो मैं ये कहूँगी कि ये जो इस वेक्टर स्पेस कैपिटल V में से हमने एक वेक्टर चूज़ किया है, ये इसके कुछ और सेट ऑफ वेक्टर्स u1 u2 अप टू सो ऑन um का लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा। अगर मैं इस V को इस तरह लिख सकूँ, अब V को देखिए कैसे लिखा हुआ है, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन am um। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, देखिए हम ये कॉम्बिनेशन समझना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है कि आपने एक स्केलर लेना है, एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है, दूसरा स्केलर लेना है, दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है एक ऑर्डर के साथ, और अब सो ऑन आखिरी। जी, नहीं शेयर मैम। किसी और के साथ भी शेयर नहीं हो रही? यस मैम। ये कैसे हो सकता है बच्चे, मैंने आपसे कंफर्म करके तब स्टार्ट किया था। मैं दोबारा कर देती हूँ। आप लोग मुझे फ़ौरन बता दिया करें, ठीक है, क्योंकि ये तो समझ आ जाती है ना कि मैं आपको यहीं से पढ़ा रही हूँ। अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम हो रही है अब। सॉरी। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पर हम जो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया है कि आपने कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लेने हैं वेक्टर स्पेस में से u1 u2 अप टू सो ऑन um, कोई से भी फाइनाइट वेक्टर्स में ले लेती हूँ। अभी एग्जांपल करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि ये वेक्टर्स आपको किस तरह क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। ठीक है, ये आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे और जिस वेक्टर स्पेस से हम इनको चूज़ करेंगे, जाहिर सी बात है कि उसकी कोई फील्ड तो ज़रूर होगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये 10 वेक्टर चूज़ करती हूँ तो 10 ही स्केलर्स मैंने उस वेक्टर स्पेस में से ले लेने हैं। ठीक है, और इनको इस तरह लिखना है कि एक स्केलर इंटू एक वेक्टर प्लस दूसरा स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर अप टू शोन am इंटू um, और इस m के सेम होने का मतलब ये है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ एक जैसी होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स 10 है तो स्केलर्स भी 10 ही होने चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर क्यों कहते हैं? क्योंकि u1 u2 और um जितने भी वेक्टर्स यहाँ यूटिलाइज हम कर रहे हैं उन सब की पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं किसी भी टर्म में लिख लूँ u1 का स्केयर, कहीं पे जाके लिख लूँ u2 का स्केयर रूट। ठीक है, तो लीनियर पावर होनी चाहिए। अगर वेक्टर स्पेस का कोई भी एलिमेंट, जिसको मैं यहाँ पर स्मॉल v कहती हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, अगर वो राइट हैंड साइड पे इस तरह के कॉम्बिनेशन के इक्वल लिखा जा सके तो हम ये कहेंगे कि ये v क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स u1 u2 अप टू सो ऑन um, कि मैंने इन m नंबर ऑफ वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और उससे मुझे एक वेक्टर मिल गया, और
इस वेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये भी उसी वेक्टर स्पेस में से आया है जिसमें से ये m नंबर ऑफ वेक्टर्स आए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इस लीनियर कॉम्बिनेशन से लर्न क्या करने जा रहे हैं, देखिए। अब ये जो v वेक्टर है ना, जो आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, इसकी दो आइडेंटिफिकेशन है। पहले आइडेंटिफिकेशन तो ये है कि ये खुद एक वेक्टर v है, इसकी जाहिर है कोई ना कोई फॉर्म होगी। इसकी एक और फॉर्म भी अब है जिस तक हम पहुंचे हैं अभी, और वो है लीनियर कॉम्बिनेशन। यानी इसकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन के अलावा भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम m नंबर ऑफ वेक्टर्स का एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हमें उससे भी ये मिल सकता है। इसका क्या मतलब होगा कि हमने इस लीनियर कॉम्बिनेशन को यूज करके v वेक्टर स्पेस का एक वेक्टर ऑब्टेन कर लिया है। तो फिर वेक्टर स्पेस के इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होंगे जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, alternatively v is a linear combination of u1 u2 up to so on un if there is a solution to the vector equation this। अब देखें, ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं कोई से भी नंबर ऑफ वेक्टर्स लूं और मैं ये कहूँ कि उनका मैं जैसा भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो उससे मुझे एक वेक्टर स्पेस का वेक्टर मिल जाएगा। तो कंडीशन तो होनी चाहिए ना। तो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है कि आप जो लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख रहे हो ना, जैसे यहाँ पर हमने एक ही बात है, एक में आप u ले रहे हो, एक में आप x ले रहे हो, और u वेक्टर्स हैं, और यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन में स्केलर्स a1 से am यूज़ किए, दूसरे में हमने x1 से xm यूज़ करेंगे। हम कहते हैं कि ये उस वक्त लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा जब इस इक्वेशन का हमारे पास कोई सोल्यूशन आएगा। अब वो सोल्यूशन क्या है, अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हमें जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो वहाँ पर हमारे करने का काम क्या होता है। हमने ये करना होता है कि हमने इस इक्वेशन का सोल्यूशन डिटरमिन करना है। अगर हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अगर हम सोल्यूशन डिटरमिन करने में फेल हो जाएंगे, हमारा नो सोल्यूशन आ जाएगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये v जो वेक्टर है वो इन नंबर ऑफ वेक्टर्स u1 u2 अप टू सो ऑन un के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। तो हमें क्या पता चला? अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप एक वेक्टर स्पेस में से वेक्टर लेते हैं, क्या आप उसको फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि हम पहले लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इसको लिखेंगे, फिर ये डिटरमिन करेंगे कि क्या उस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल भी है या नहीं। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो यस, वो वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो फिर इस v को इस लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि देखिए हर वेक्टर किसी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ये हमेशा ट्रू नहीं होता। कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे, आपसे कहा जाएगा बताइए कि आपके पास फॉर एग्जांपल 3 नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, क्या ये वेक्टर इन 3 नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? आप सॉल्व करोगे, अगर आपके पास नो सोल्यूशन आ जाता है आपके सिस्टम का, तो आप कहोगे कि ये वेक्टर फॉर एग्जाम्पल वो कोई v1 वेक्टर है, वो हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप जरा एग्जांपल देखें, यहाँ से आपको काफी अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। देखिए एग्जांपल क्या है। सपोज वी वांट टू एक्सप्रेस v, द वेक्टर इज 3 7 माइनस 4 इन R3 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स u1 u2 एंड u3। आपको 3 वेक्टर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव करें कि ये जो v वेक्टर है R3 में से हमने चूज किया है, क्या ये इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो इस बात का मतलब क्या है कि प्रूव करें कि v इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा या नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अगर इन 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं तो आंसर आपका ये वेक्टर v आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसकी दो आइडेंटिफिकेशन हो गई। एक इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये खुद 3 7 माइनस 4 है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी और तरीके से हम इसको डिटरमिन कर सकते हैं? क्या कोई ऐसे नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जिन्होंने इसको जनरेट किया है? तो आंसर इज यस, और वो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर ये 3 वेक्टर्स हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें और हमारा आंसर ये v वेक्टर आ जाए, तो हम इस वेक्टर को इन वेक्टर से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर हमारा सिस्टम हमें नो सोल्यूशन दे देगा
तो हम ये कहेंगे कि ये v वेक्टर इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो कैसे बनाना है, अब आपको सिर्फ वेक्टर्स क्वेश्चन में गिवन हुआ करेंगे। स्केलर्स आप अपनी मर्जी से चूज करेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी स्केलर, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक्स वाई जी ले लिए, आप a1 a2 a3 ले लें, a b c ले लें, p q r ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमें पता है कि R3 में हमारी फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो सपोज किया कि 3 स्केलर्स लेते हैं एक्स वाई जी सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन गौर से देखें कैसे बनेगा, पहला स्केलर x इंटू पहला वेक्टर u1 प्लस दूसरा स्केलर y इंटू दूसरा वेक्टर u2 प्लस तीसरा स्केलर z और तीसरा वेक्टर u3। अब इसके इक्वल होना चाहिए जो गिवन वेक्टर है हमारे पास क्वेश्चन में 3 7 -4। अब जब हम इनको लिख लेंगे तो अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर इस सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल है तो फिर हमारा आंसर यस होगा कि बी जो है वो इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर हमारा आंसर नो सोल्यूशन होगा, हम इस सिस्टम का सोल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि फिर वी इन 3 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वी वेक्टर को लिखा, राइट हैंड साइड पे हमने स्केलर्स के साथ सब वेक्टर्स की वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर आप चाहें तो आप इसको रो वेक्टर्स के तौर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी असल आइडेंटिफिकेशन यही है कि हमारे पास ये कॉलम वेक्टर्स होते हैं तो हम इनको इस तरह लिख देते हैं। अदरवाइज आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो हमने इसको रो वेक्टर के तौर पर भी लिखा है। ठीक है, और ये कॉलम वेक्टर क्यों होते हैं इसका आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी सिस्टम लिखते हो तो जिस तरह से हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक x1 का कॉलम होता है आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का पहला कॉलम, फिर x2 का कॉलम होता है, फिर x3 का कॉलम होता है। तो असल में हम यहाँ पर जो सिस्टम लिख रहे होते हैं ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आप इसको गौर से देखें, ये देखें, ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हम जब इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में पुट करते थे तो वहाँ भी हमें ये ऐसे ही नजर आता था जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमने यहाँ पे कॉलम्स में लिखा है। ठीक है, बहरहाल आप x से मल्टीप्लाई करो 1 2 3 वेक्टर को, y से मल्टीप्लाई करो 2 3 7 को, z को मल्टीप्लाई करो 3 5 6 से, तो आपके पास ये सिस्टम आ जाता है। और राइट हैंड साइड पे आपके पास यहाँ पे v वेक्टर की वैल्यूज हैं। तो हम अब किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस आ चुका है। अब ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम इससे पहले बहुत दफ़ा ऐसा सिस्टम सॉल्व कर चुके हैं। अब आप इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, दैट इज़ आप पहले इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस है तो राइट हैंड साइड पे जो नॉन जीरो टर्म्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपनी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ऐड करने के लिए। अगर ये होमोजीनियस होता तो फिर हम ऐड करें या ना करें हमारे सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे एचएनएल फॉर्म में, क्योंकि हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड हमें यही कहता है। फिर हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और बैक सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास देखें x की वैल्यू 2 आ जाती है, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू 3। तो यूनिक वैल्यूज हमारे पास निकल आई हैं, यानी हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल है। अब आप में से अगर कोई इसको कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया से सॉल्व करना चाहता है तो आपकी मर्जी है। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया से सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया का, और हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस सिस्टम का कंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि रैंक ऑफ ए शुड बी रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ये काम पहले करके भी डिटर्मिन कर सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट आने वाला है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब फाइनली क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी स्केलर्स की वैल्यूज आएंगी ना, जैसे 2 -4 3 आई हैं, इनको दोबारा अपने लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट कर दें। जो आपने यहाँ लिखा था v इज x u1 प्लस y u2 प्लस z u3, तो x y z आपके स्केलर्स हैं, आप यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज आपको मिली है वो पुट कर दें। अब देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, हम कर क्या रहे हैं, ये देखिए आपने u1 जो क्वेश्चन में गिवन था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, u2 को -4 से मल्टीप्लाई किया, u3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको v मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे और भी नंबर्स हैं पॉसिबल हमारे पास रियल लाइन में कि हम उनको यहाँ पे पुट करें अगर इस ऑर्डर में, तो क्या उससे v आ जाएगा? तो आंसर इज यस। देखिए प्रेजेंट प्रॉब्लम में तो हमारा यूनिक सोल्यूशन है, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यूनिक का ये मतलब होता है ना कि यही वो यूनिक नंबर्स हैं जिनसे हमें v मिल जाएगा।
अगर इस सिस्टम का इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाता तो फिर हमारा आंसर ये था कि फिर और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे आप कह सकते हैं कि कंडीशंस हैं, बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन तो हमें बहुत सारी वैल्यूज देता है ना, बहुत सारे ऑप्शंस देगा। तो फिर सिर्फ हमारे पास 2 - 4 3 नहीं होगा। अगर हमारा सिस्टम हमें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देता है तो और भी बहुत सारी हमें पेयर ऑफ वैल्यूज मिलेंगी एक्स वाई जी की, जिनको इस ऑर्डर में लिखने से हमारे पास वी आ जाएगा। ठीक है, तो असल में आप इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे, आपको मैम, वो जी जी मैम अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है तो हम आर्बिट्रेरली कोई भी वैल्यू ले सकते हैं या कोई खास कॉम्बिनेशन में इन्फिनिटी जाएगी, x1 x2 और आप जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको याद होगा कि आपके जो फाइनली वैल्यूज निकलती हैं वेरिएबल्स की, तो वो इन टर्म्स ऑफ टी आ रही होती है। ठीक है, और वो टी आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। तो जब आप वो वैल्यूज वहां पर टी की सब्स्टिट्यूट करेंगे और आप यहाँ पे पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ये आपकी मर्जी है कि आपने टी की कौन सी वैल्यूज लेनी है। ठीक है, समझ आ रही है? ओके मैम, थैंक यू। तो ये आपने डिसाइड करना है। आप अपने किसी भी प्रॉब्लम को खोल के देखिएगा ना जहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हो, तो आपको अंदाजा होगा कि आपने ये वैल्यूज खुद से देनी है। ठीक है, एनी अदर प्रॉब्लम? कोई और क्वेश्चन है क्लास? नो मैम, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, इस तरह रिमार्क को भी पढ़ लें। Generally speaking, the question of expressing a given vector v in Kn as a linear combination of vectors u1, u2 up to so on un in Kn is equivalent to solving a system Ax is equal to b of linear equations. अभी मैंने आपको जितनी भी एक्सप्लेनेशन बताई है वो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी मैंने ये सब बातें एक्सप्लेन कर दी हैं कि जब भी आप किसी लीनियर कॉम्बिनेशन को ओपन करते हैं तो आपके पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम आ जाता है Ax इज इक्वल टू बी। वो आपने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, जब भी आपने ये प्रूव करना है कि एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, तो असल में आप कर क्या रहे होते हैं कि आपने एक सिस्टम Ax इज इक्वल टू बी को सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ से सक्सेसफुली स्केलर्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं तो आप आंसर कर देते हो कि यस ये वैल्यूज हैं जिनके लिए एक वेक्टर को बाकी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट कि आपका सोल्यूशन पॉसिबल हो, आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो सच द सिस्टम में हैव अ यूनिक सोल्यूशन एज अबव, अभी हमने फाइंड आउट किया है। मैनी सोल्यूशंस आ सकते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस आते हैं तो फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे आपके पास एक्स वाई जी के लिए इन ऑर्डर टू गेट अनदर वेक्टर v, और फिर इसका नो सोल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर लीनियर इक्वेशंस की बात आएगी वहाँ पर 3 तरह के सोल्यूशन की बात भी आएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो उसके 3 तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं। उसका यूनिक सोल्यूशन आ सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ सकता है, और नो सोल्यूशन भी आ सकता है। ठीक है, तो अब ये भी हमने भी एक्सप्लेन कर दिया कि यूनिक सोल्यूशन होगा तो हमने भी एग्जांपल सॉल्व की। मैनी सोल्यूशंस होंगे तो एक से ज़्यादा हमारे पास ग्रुपिंग होगी, बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे होंगे जिसमें एक्स वाई जी की डिफरेंट वैल्यूज हम देकर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और नो सोल्यूशन भी हम फेस करेंगे कि नो सोल्यूशन जब आएगा तो फिर तो हम ये कह देंगे कि हमारा वेक्टर v जो है वो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। So the last case no solution means that v cannot be written as a linear combination of the u's, जो कि आपको वेक्टर्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब express v which is 2 - 5 3 in R3 is a linear combination of the given set of vectors। अगेन आपको 3 वेक्टर्स गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप प्रूव करें कि v इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है जी, अच्छा, फिर वही काम, सबसे पहले तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन जनरेट करना है, फिर हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाना है और देखना है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है, इनफाइनाइट मैनी आता है या नो सोल्यूशन आता है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास इनफाइनाइट मैनी या यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा तो इन दोनों टाइप्स में आपका आंसर यस होगा कि हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर तीसरी टाइप आ गई नो सोल्यूशन में तो फिर हम कहेंगे कि नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। उसी तरह से 3 कोई से आप स्केलर चूज कर लें अपनी फील्ड में से,
जब भी आपको यूक्लिडियन स्पेस R3 दी जाती है, दैट इज 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, तो हमें पता है कि हमारी जो फील्ड है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक्स वाई जी जो हमने स्केलर्स लिए हैं आर्बिट्ररी, जो कि येट अननोन है, अभी हमें नहीं पता, और इन्हीं को कैलकुलेट करने के लिए हम ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। 3 अननोन्स हैं, 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं। सो अपेरेंटली तो हमें यही लग रहा है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है, हमारे पास इनफाइनाइट भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, क्योंकि अगर आपको पता ही है कि अगर आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस आपके अननोन वेरिएबल से कम हो जाए, तो फिर हमारे पास बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमारा नो सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ जाती हैं, तो फिर हम बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगेन मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि अगर आप किसी कोई स्टूडेंट इसको कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया से सॉल्व करना चाहते हैं, तो उन्हें तो ये शुरू में ही पता चल जाएगा कि इसका सोल्यूशन आना भी है या नहीं, ठीक है। और हम फिर कैसे उसको डिटर्मिन करेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ये डिटर्मिन कर लें कि आइदर रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर वो इक्वल आ गया तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास नो सोल्यूशन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर आपका रैंक सेम ना आया, इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो इसका मतलब है कि फिर तो आपका नो सोल्यूशन ही आएगा, ठीक है। तो आप ये कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया के कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आप कह सकते हो कि इन एडवांस सोल्यूशन के बारे में पता लगाने के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, अब गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, एचरल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपके पास इस तरह से इक्वेशंस आ रही होंगी। एक आपके पास लास्ट रो आपको 0 = 3 देगी, और हम बहुत दफ़ा ये सिचुएशन सॉल्व कर चुके हैं। हमें पता है कि जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी रो की लास्ट एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाती है और बाकी एंट्री 0 आ जाती है, तो वी हैव रीच्ड टिल this equation, this is 0 = 3, which means that this system has no solution। तो no solution का मतलब है inconsistent, that is कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो वेक्टर 2 - 5 3 दिया जा रहा था, ये अब इन गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है जी। अच्छा, अब क्लास यहाँ तक अगर आप में से किसी को भी लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप पूछ लें, ठीक है। 2 एग्जांपल्स हमने की हैं, एक में हमने प्रूव किया कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आ रहा था, एक में हमने प्रूव किया कि नो सोल्यूशन आ रहा है। तो अभी तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो यू कैन आस्क नाउ। जी, इट मीन्स नो क्वेश्चन। अच्छा जी, चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल। जैसे किसी भी वेक्टर के लिए हम प्रूव कर सकते हैं कि आइदर एक वेक्टर बाकी गिवन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, बिल्कुल इसी तरह से हम पॉलिनोमियल्स के लिए भी ये फिनोमेना प्रूव कर सकते हैं। फर्क सिर्फ एक्सप्रेशन का होता है कि पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है। मेरी आवाज आ रही है क्लास आपको? यस मैम। जी मैम, आवाज आ रही है आपकी। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? आ यस रही मैम। है? अच्छा, मेरी तरफ असल में ये शो कर रहा था वीक सिग्नल्स, तो मुझे लगा कि डिस्कनेक्ट ना हो गया हो। ओके, सॉरी। अच्छा, पॉलिनोमियल्स के लिए भी ये फिनोमेना प्रूव हो सकता है, फर्क सिर्फ छोटा सा होता है, और वो ये कि पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर 2 के पॉलिनोमियल्स ले लूँ 3, P1 P2 P3,
और मैंने ये देख लिया कि मैंने एट अ टाइम से ऑर्डर 2 के पोलिनोमियल्स ही लेने हैं। पहला पोलिनोमियल देखें तो ये t² प्लस 2t प्लस 1 आ रहा है। दूसरा पोलिनोमियल देखें 2t² प्लस 5t प्लस 4 एंड थर्ड वन इज t² प्लस 3t प्लस 6। ठीक है, तो अब हमने प्रूव ये करना है कि हमारा जो गिवन पोलिनोमियल है 3t² प्लस 5t माइनस 5 विच इज इक्वल टू v, क्या वो इन तीन पोलिनोमियल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछले दो क्वेश्चन से सिर्फ एक सेंस में डिफरेंट है, और वो ये है कि हमने यहाँ से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन कैसे करना है। बाकी एक दफ़ा आपका लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम बन गया फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए, तीन आर्बिट्ररी स्केलर्स लें x y z, उनको p1 p2 p3 से मल्टीप्लाई करें इस तरह से। x को मल्टीप्लाई किया आपने पहले पोलिनोमियल p1 से, दूसरे स्केलर y को मल्टीप्लाई किया दूसरे पोलिनोमियल से, और इसी तरह से आपने तीसरे पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया तीसरे स्केलर z के साथ। ठीक है, और अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इनकी सिंप्लीफिकेशन ही सिर्फ यहाँ पर एक अटेम्प्ट करने वाला स्टेप है, बाकी तो आप पिछली दो एग्जांपल्स की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और वो क्या है कि आप x को अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं और y को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ z, तो इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से अब इक्वेशंस को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। देखिए, हमने करना ये होता है कि जब हम x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y को भी कर देंगे राइट हैंड साइड पे, z को भी कर देंगे, तो इसके बाद अब आपने ये देखना है कि आपके पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। तो सबसे पहले t की पावर 2 का कोफिशिएंट अलग करें, फिर t की पावर 1 का कोफिशिएंट अलग करें, और फिर t की पावर 0 का कोफिशिएंट अलग करें, तो आपके पास इससे 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पर सबसे लोअर लाइन पे अगर देखें तो t² का कोफिशिएंट अलग हुआ है, t का कोफिशिएंट अलग है, और इसी तरह t की पावर 0 का कोफिशिएंट अलग है। ठीक है, तो इधर से अब आप अगर देखें तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ रही हैं। मेरी आवाज आ रही है क्लास आपको? Yes, ma'am. क्लास आप मुझे सुन सकते हैं? यस मैम, आवाज आ रही है। Yes, ma'am. ओके ओके, तो हमने यहाँ से इसको सिस्टम में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है, जब आप एक्सेल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपके पास जो सिस्टम राइट हैंड साइड पे सेकंड सिस्टम लिखा है, ये एचएल फॉर्म में कन्वर्जन के बाद जब आप बैक सब्स्टिट्यूशन लगाते हो अकॉर्डिंग टू गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो ये हमें वहाँ से ऑब्टेन होगा कि हम z की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, y आएगा, और फिर इसी तरह से x आ जाएगा। तो आप देखें कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ गया है। x3 है, y1 है, z-2 है, तो इसका मतलब है कि हमें जो गिवन तीन पोलिनोमियल्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें ये v मिल सकता है। ठीक है, तो फाइनली v को हम कैसे लिख सकते हैं, 3p1 प्लस p2 माइनस 2p3, यानी पहले पोलिनोमियल को 3 से मल्टीप्लाई करने से, दूसरे पोलिनोमियल को 1 से, और तीसरे पोलिनोमियल को -2 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक नया पोलिनोमियल आ जाता है, और उसको हमने b का नाम दिया है। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप में से किसी ने इस कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंगली समझा हो तो आपने ये लर्न किया होगा कि इट इज़ इंटरेस्टिंग। कैसे ये इंटरेस्टिंग है, देखिए, एक भी तो खुद पोलिनोमियल था ना, उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन थी। हम यहाँ पर ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई और से सेट ऑफ पोलिनोमियल्स हमें दे दिए जाएं किसी वेक्टर स्पेस से, जो कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स होगी, तो हम उनको इन स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पोलिनोमियल v है वो ऑब्टेन हो जाता है। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी, तो हमारा आंसर ये होना चाहिए कि थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर स्पेसेस, क्योंकि बेसिकली तो वेक्टर स्पेस हमें ये सब करने के लिए अलाउ कर रहा है ना। हमारी बेस तो वेक्टर स्पेस है कि हमने वेक्टर स्पेस से सेट ऑफ वेक्टर्स लिए, वहीं से हम वो एक सिंगल वेक्टर भी लेते हैं जो कि बाकी नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट होकर आता है। तो उससे हमें क्या लर्न करने में हेल्प मिली कि कोई भी आप वेक्टर लेते हैं किसी वेक्टर स्पेस से, तो वो उसके कुछ और सेट ऑफ वेक्टर से जनरेट हो सकता है। एक तो वो खुद इटसेल्फ तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है ही है कि वो वेक्टर स्पेस का पार्ट है, लेकिन हम उसको एक और तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, और वो है थ्रू द लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अभी लीनियर कॉम्बिनेशन को मजीद हम कहाँ यूटिलाइज करने जा रहे हैं वो हम अभी फर्दर स्लोली एंड स्टडी, इसके बाद हम लीनियर डिपेंडेंस पढ़ेंगे, और फिर हमारे पास बेसिस का कॉन्सेप्ट आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट मजीद हमें कहाँ पर जाकर हेल्प करेगा
दैट इज कि अगर एक आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और वो लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो कुछ और सेट ऑफ वेक्टर्स इन द वेक्टर स्पेस को जनरेट करते हैं, तो फाइनली वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उन्हें बेसिस बनानी होती है। ठीक है, तो बेसिस बनाने के लिए ये एक फॉरमोस्ट कंडीशन होती है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी। अच्छा मैंने अभी आपको बताया है बेसिस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, और उससे पहले हमने कुछ चीज़ों को कवर करना है, जिसमें से सबसे बेसिक चीज़ थी हमारे पास कि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद हम स्पैनिंग सेट पढ़ेंगे। स्पैनिंग के बाद इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस जब हम कवर कर लेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि फिर हमारी बेसिस बनने की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, और फिर हम इस काबिल हो जाएंगे ये कहने के लिए कि यस, ये वेक्टर्स अगर हमारे पास स्पैनिंग सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं प्लस ये इंडिपेंडेंट भी हैं, तो ये बेसिस बनाएंगे। आई नो ऑल्दो आपको जो मैं बात बता रही हूँ ये इन एडवांस है, अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने माइंड में ये बात रखें कि हम ये जो स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम बेसिस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वेक्टर स्पेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप देखिएगा कि पूरे लीनियर अलजेब्रा में बेसिस आगे जाके यूज होता है, राइट? तो आप इवन ये कोर्स पढ़ने के बाद भी आप बहुत सारी स्टेजेस पे बेसिस का वर्ड यूज करेंगे, तो फिर आपने अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आपको याद आएगा कि अगर एक सेट को आप बस कह देते हो कि ये बेसिस है फला सेट की, तो फिर इस कंडीशन को इन बेसिस ने सेटिस्फाई किया होगा तो ये बेसिस बनी होगी। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद जिस चीज का सबसे पहले नाम आता है वो है स्पैनिंग सेट्स, क्योंकि स्पैनिंग सेट्स बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। अब स्पैनिंग सेट्स क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन इनको कैसे बनाता है? अगेन आप ले लें एक वेक्टर स्पेस V ओवर अ फील्ड के, वेक्टर्स u1 u2 up to so on um in V are said to span V or to form a spanning set of V if every V in capital V is the linear combination of the vectors this. अच्छा, अब आई एम नॉट 100% बट आई एम 200% श्योर कि आप में से किसी को कुछ समझ नहीं आएगी जो मैंने पढ़ा है। उसकी वजह क्या है कि देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन तो समझ आ जाता है पढ़ने से। अगर मैं आपको एक थ्योरी दे दूं, मैं आपसे कहूं कि आप इसको पढ़ें और मुझे बताएं आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या समझ आई है, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन स्पैनिंग सेट में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जब समझ आ जाएगी तो मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन इसकी थ्योरी थोड़ी समझने वाली है, लेकिन मैथमेटिकल काम बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा अब स्पैनिंग सेट क्या होता है, मेरे बात को ज़रा गौर से सुनना है। देखिए, स्पैनिंग सेट ये होता है, मैं एक वेक्टर स्पेस लेती हूँ V, उसमें से मैं 5 नंबर ऑफ वेक्टर्स ले लेती हूँ। यहाँ पर हमने कहा ना u1 u2 um, मैं उसमें से कोई से 5 वेक्टर्स उठा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि m मेरा 5 की इक्वल है, यानी मेरे 5 वेक्टर्स उठाने हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये जो 5 वेक्टर्स मैंने वेक्टर स्पेस से चूज किए हैं, मैं इनको स्पैनिंग सेट कब कह सकती हूँ? ठीक है, अभी आपने पढ़ा लीनियर कॉम्बिनेशन, हमने वेक्टर स्पेस V में से कुछ वेक्टर्स चूज किए और हमने प्रूव ये किया कि वेक्टर स्पेस का ही कोई और वेक्टर इनसे जनरेट हो सकता है। यानी हमने जो कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स लिए थे, हमने उनको एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस में सक्सेसफुली वही किसी और वेक्टर के इक्वल आगे थे, कुछ में नहीं आए थे। हर जगह पॉसिबिलिटी तो नहीं होती ना, कहीं नो सोल्यूशन भी आ जाता है, कहीं पे यूनिक सोल्यूशन भी आ जाता है। अब स्पैनिंग सेट क्या है? अगर मैंने वो 5 नंबर ऑफ वेक्टर्स लिए हैं, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरी वेक्टर स्पेस V का हर वेक्टर इन 5 वेक्टर से जनरेट किया जा सकता है, तो मैं ये कहूंगी कि वो 5 नंबर ऑफ वेक्टर्स का सेट मेरा स्पैनिंग सेट है। मैं इसको आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस V है, मैं वहां से 5 वेक्टर्स का एक सेट उठा लेती हूँ। मैं कब कहूंगी कि ये सेट मेरी वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट बनता है? मैं उस वक्त मैम कह इसमें एक सकूंगी। कैपिटल V भी है जी और जी, एक स्मॉल, तो इसमें कंफ्यूजन हो रही है। एक V कैपिटल है और एक स्मॉल है। बेटा कैपिटल V तो वेक्टर स्पेस का सेट है ना, और स्मॉल v उसका एक एलिमेंट है, एक वेक्टर। ठीक है, समझ आ गई बेटा? ये जो स्मॉल v है ना, ये तो एक एलिमेंट है, एक वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं R3 लेती हूँ ना, ठीक है,
आप जरा ये देखें, ये है ना R3, ये जो R3 इटसेल्फ लिखा हुआ है ना, ये आपका कैपिटल V है, वेक्टर स्पेस। ये जो स्मॉल v लिखा है, ये इस R3 का एक एलिमेंट है। अब समझ आ गई? मुझे रिस्पॉन्ड कर दे बेटा, आपको समझ आ गई है? यस मैम, थैंक यू। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब स्पैनिंग सेट को मैं डिस्क्राइब कर रही थी, मैं एक दफ़ा फिर रिवाइज कर देती हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और मैंने प्रूव ये करना है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये मेरी वेक्टर स्पेस V का स्पैनिंग सेट है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? देखें, अगर मैं ये प्रूव करने में सक्सेसफुल हो जाऊं कि मैं वेक्टर स्पेस V का कोई भी एलिमेंट उठाती हूँ, वो इन्हीं 5 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो मैं ये कहूंगी कि ये जो मैंने सेट ऑफ वेक्टर्स दिए थे, ये मेरी वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट बन गया है। यहाँ जो पहली 3 लाइंस आपके स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन में लिखी हुई है, ये जनरल डेफिनेशन है। और जनरल डेफिनेशन को समझने का तरीका ये है कि जनरल डेफिनेशन में हमेशा एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिया जाता है। आर्बिट्ररी का मतलब ये है कि जो स्मॉल v लिया जाता है ना, ये आपके कैपिटल V के किसी भी जनरल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर देखें, मेरे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना, V तो मेरा इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं R3 को अपनी वेक्टर स्पेस लेती हूँ, तो वो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स कंटेन करता है। तो अब मैं ऐसे तो नहीं करूंगी ना कि मैं कोई फिनोमेना एक्सप्लेन करने जा रही हूँ तो मैं उसमें से कोई एक वेक्टर ले लूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 और उस पर बात करूँ। तो हम एक आर्बिट्ररी वेक्टर लेते हैं। ये मैथमेटिक्स में एक हमारी टेक्निक होती है कि किसी भी फिनोमेना को जनरल वे में डिस्क्राइब करने के लिए एक आर्बिट्ररी वेक्टर को चूज किया जाता है, और वो आर्बिट्ररी वेक्टर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यहाँ जो जनरल डेफिनेशन है वो आपको इन अल्फाज में समझाई गई है कि आप एक आर्बिट्ररी वेक्टर V ले लें अपनी वेक्टर स्पेस V का। आपका ये सेट U1 U2 अप टू सो ऑन UM, और ये भी आपकी वेक्टर स्पेस में से है। ये सेट आपकी वेक्टर स्पेस V का स्पैनिंग सेट उस वक्त बनेगा अगर आप कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर V लेते हैं वेक्टर स्पेस में से, तो वो स्मॉल v इन सेट ऑफ वेक्टर्स U1 U2 अप टू सो ऑन UM के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक वेक्टर V1 लिया, वो भी लिखा जा सके। मैंने V2 लिया वेक्टर स्पेस में से, वो भी लिखा जा सके। मैंने V3 लिया, वो भी लिखा जा सके। अब आपके क्वेश्चन में, आपके माइंड में सॉरी, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जब हम पहली दफ़ा स्पेलिंग सेट पढ़ते हैं ना, तो हमेशा कुछ कन्फ्यूजन्स माइंड में आती है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि V वेक्टर स्पेस में से मैंने एक वेक्टर लिया, वो भी कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके U1 U2 UM के। मैंने दूसरा लिया, वो भी लिखा जा सके। तीसरा लिया, वो भी लिखा जा सके। तो आप ये सोच रहे होंगे कि क्या फिर इन सब की एक ही वैल्यू आएगी, A1 A2 AM, एक ही कॉम्बिनेशन सबके बराबर हुआ तो फिर तो सारे वेक्टर आपस में ही सेम है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि वेक्टर स्पेस के सब एलिमेंट आपस में सेम हो, इसका मतलब उसका एक ही एलिमेंट है? नहीं। अब जब मैं ये कहती हूँ ना कि मैंने V1 लिया, वो भी इस कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, इन सेट ऑफ वेक्टर्स U1 U2 अप टू सो ऑन UM के कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। मैंने बोला V2 भी लिखा जाए, V3 भी लिखा जाए, और सब लिखे जाए। जब मैं ये बोल रही हूँ ना, तो मेरे कहने का बेसिकली मतलब क्या है? मैं V1 को जब इस कॉम्बिनेशन में लिखूंगी ना, तो A1 A2 AM जो आएंगे वो उससे डिफरेंट होंगे जब मैं V2 को लिखूंगी। जब मैं V2 इस कॉम्बिनेशन में लिखूंगी तो मेरा A1 A2 AM डिफरेंट आएगा। मैं V3 लिखूंगी तो A1 A2 AM फिर कोई और वैल्यूज मुझे देगा, एंड अप टू सो ऑन। तो जब जब मैं A1 A2 AM की डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन करती चली जाऊंगी, मेरे पास जो आंसर में वेक्टर्स V आ रहे होंगे वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 5 वेक्टर्स अगर मैं लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 10 लेती हूँ, 15 लेती हूँ, 50 लेती हूँ, जितने भी लेती हूँ, ये वेक्टर्स मिलकर पूरी वेक्टर स्पेस को अगर जनरेट कर सकते हैं तो इनको स्पैनिंग सेट कहेंगे। पूरी वेक्टर स्पेस को जनरेट करने का मतलब है आप अपनी वेक्टर स्पेस से कोई भी वेक्टर उठा लें, वो इनके किसी न किसी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 20 वेक्टर्स हैं तो हर एलिमेंट को बनाने के लिए 20 के 20 यूज़ होंगे, किसी में 10 यूज़ होंगे,
किसी में 5 यूज होंगे, किसी में 7 यूज होंगे, किसी में पूरे 20 यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है ना कि जब मैं कॉम्बिनेशन में लिखूं तो कहीं ना कहीं जाके मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए कि कोई एक आध स्केलर 0 हो जाए, एक से ज्यादा 0 हो जाए। ठीक है। अच्छा जी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। शो दैट द वेक्टर्स u1 u2 u3 स्पैन R3। अब क्वेश्चन में जब भी आपको ये प्रूव करना होगा ना कि आपका गिवन सेट स्पैनिंग सेट है, तो फिर आपको क्वेश्चन कुछ इसी तरह से दिया जाएगा कि प्रूव करें दैट द गिवन वेक्टर्स स्पैन सम वेक्टर स्पेस R3। ठीक है। अच्छा, अब आप जब इसकी मैथमेटिक्स देखेंगे ना तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा। थ्योरी समझते हुए आपको लगा होगा थोड़ा सा शायद कि ये कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी जब आप इसको मैथमेटिकली करेंगे तो यू विल फील कि ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसको थ्योरेटिकली समझना इज इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन बाकी जब आप यहाँ पर आते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे शो करना है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने लीनियर कॉम्बिनेशन का टॉपिक किया था, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आएगा। ठीक है। अच्छा जी, we need to show that an arbitrary vector v is equal to a, b, c in R3 is a linear combination of the given set of vectors u1, u2, u3। आपने प्रूव क्या करना है? देखिए, मैंने भी आपसे कहा है कि ये R3 का स्पैनिंग सेट उस वक्त बनाएंगे तीन वेक्टर्स अगर मैं R3 का कोई भी वेक्टर उठाऊं वो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। ये बात तो मैंने अभी की है ना। ऐसा नहीं है कि मैं R3 का कोई एक वेक्टर उठाऊंगी और वो अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है तो मैं ये कहूंगी कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स स्पैनिंग सेट बनाते हैं। नो, कोई एक आध लिखा जाएगा तो बस वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है, दैट्स इट। लेकिन बात तो तब बनेगी ना, स्पैनिंग सेट की कंडीशन तो उस वक्त सेटिस्फाई होगी कि मैं कोई भी वेक्टर R3 में से उठा लूं वो इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। अब सवाल ये है कि R3 में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मैं कितने यहाँ पर वेक्टर्स के लिए फिनोमेना प्रूव करूं? तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है, वो ये है कि आप मैम माइक ऑफ हो गया आपका। रिप्रेजेंट करने के लिए एक आर्बिट्ररी वेक्टर ले लेते हैं ABC और उसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर देते हैं। तो आप ले लें ABC, ठीक है, एनी आर्बिट्ररी वेक्टर, आपकी मर्जी है, आप इसको A1 B1 C1 कहें, आप ABC कहें। मैम जी जी। मैम थोड़ा रिपीट कर दें काइंडली, आपका माइक ऑफ हो गया था, समझ नहीं आई आपने क्या कहा। अच्छा, अब आवाज आ रही है बेटा? यस मैम, पहले ऑफ हो गया था मैम। देखिए, मैं आपको असल में ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हम आर्बिट्ररी वेक्टर क्यों लेते हैं। देखिए, अगर तो मैं आर्बिट्ररी नहीं लेती ना जी, अब आ रही है बेटा आवाज? यस मैम, अब आ रही है आवाज। आपको अब आवाज आ रही है? यस मैम। चले चले, आप कह रहे थे ना कि माइक्रोफोन ऑफ हो गया था, तो मैंने सोचा आपसे मैं कंफर्म करूं, ये ना हो मैं फिर बोलूं आपको फिर समझ ना आए। देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब आपने किसी भी सेट के लिए कोई फिनोमेना प्रूफ करना होता है और उस फिनोमेना के लिए ये ज़रूरी हो कि उस सेट का हर एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करे, तो वहाँ पर मैथ्स का एक रूल है और वो ये कहता है कि आप आर्बिट्ररी वेक्टर के लिए वो बात प्रूफ करें। इसलिए कि देखिए, मैं अगर ये v इज इक्वल टू ABC नहीं लेती, फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई फिक्स्ड एलिमेंट R3 का ले लेना है 1 2 3, ठीक है। अब सवाल तो ये है कि अगर मैं 1 2 3 के लिए ये बात प्रूव कर रही हूँ तो फिर मुझे किसी और वेक्टर 5 6 7 के लिए भी प्रूव करनी चाहिए, किसी और वेक्टर -1 2 3, मतलब R3 में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स है ना, तो फिर मैं कितनों के लिए प्रूव करूंगी? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसका एक आसान हल ये होता है कि आप इन सब वेक्टर्स को लेने के बजाय एक आर्बिट्ररी वेक्टर ले लें ABC और उसके लिए वो फिनोमेना प्रूव कर दें। ठीक है, हमने यही काम यहाँ पर किया, हमने आर्बिट्ररी वेक्टर ABC ले लिया और इसके लिए हम ये प्रूव करने जा रहे हैं अगर इस एक आर्बिट्ररी वेक्टर ने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो फिर सब करेंगे, फिर हमें सबके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये आर्बिट्ररी लिया है। और ये बात याद रखिएगा
कि आर्बिट्ररी वेक्टर जिस बात को प्रूव कर देता है वो आपके गिवन सेट R3 या जो भी जिस सेट पे भी आप काम कर रहे हैं, फिर उसका हर एलिमेंट उसको प्रूव करता है, ये साबित हो जाता है। तो हमने आर्बिट्ररी ले लिया ABC। अब प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं कि क्या U1, U2, U3 इस ABC को जनरेट करते हैं, और अगर करते हैं तो किस कंडीशन के अंडर करते हैं, वो कंडीशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें, अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक और कंफ्यूजन भी हो सकती है। वो ये सोच रहे होंगे कि हमने जब लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल की थी तो वहाँ पर ABC की वैल्यू लिखी थी, कोई ना कोई स्पेसिफिक यहाँ पर वेक्टर की हमें वैल्यू दी जा रही थी, तो अब हम ABC क्यों ले रहे हैं? देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो किसी एक वेक्टर पे काम किया था ना, वो तो क्वेश्चन खुद कहता था कि ये एक वेक्टर ले लें और प्रूव कर दें कि बाकी सेट ऑफ वेक्टर्स इसको स्पैन करते हैं या नहीं करते, या लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं करता। लेकिन अब बात हो रही है पूरे सेट की। अब स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन डिफरेंट है। स्पैनिंग सेट ये कहता है कि आपके वेक्टर स्पेस का ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो फिर हमें आर्बिट्ररी लेना पड़ा। तो स्पैनिंग सेट से रेलेवेंट जब भी एग्जांपल करनी है, जब भी क्वेश्चन करना है, तो आर्बिट्ररी वेक्टर होगा यहाँ पे, कोई एक नहीं आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ABC ले लिया। दिस इज इक्वल टू पहला स्केलर, जैसे आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो, पहला स्केलर इनटू पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर इनटू दूसरा वेक्टर, प्लस Z इनटू द थर्ड वेक्टर। इसको सॉल्व करें। ठीक है, इसको अब सॉल्व करें। अब आपको यहाँ पर ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि ये कैसा हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सेट बन गया जहाँ पर हमें राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज नोन ही नहीं है, ये तो ABC लिखी हुई है, अब इसको कैसे करना है? देखिए, अगर ये ABC है तो आप कंडीशन तब भी कैलकुलेट कर सकोगे ना। अब इन्हीं ABC पे तो आपको कंडीशन बतानी है कि इन ABC को कैसा नजर आना चाहिए कि हमारे पास स्पैनिंग सेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्योंकि आप जरा क्वेश्चन को पढ़े गौर से। शो दैट द वेक्टर्स U1, U2, U3 स्पैन R3 शो करें, यानी आप वो कंडीशन कैलकुलेट करके बताएं जो हमें ये प्रूव करे कि अंडर दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही हो तो हमारा ये जो तीन वेक्टर्स का सेट है ये हमारी वेक्टर स्पेस R3 को स्पैन करेगा। तो आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में से इसको सॉल्व करना है। आपने सिंप्लीफाई किया तो आप देखिए आपके पास वैल्यू क्या आई। x पहले स्केलर की वैल्यू आपके पास -a + 5b - 3c आ गई। दूसरे स्केलर की वैल्यू आपके पास 3a - 7b + 4c आ गई। तीसरे स्केलर की वैल्यू a + 2b - c आ गई। तो ये वही कंडीशन है जो आपने कैलकुलेट करनी थी। आपने ये कहा कि हमारा ये सिस्टम कंसिस्टेंट उस वक्त होगा अगर हमारा x हमें ये वैल्यू दे दे, y हमें ये दे दे और z हमें ये वैल्यू दे दे। यही वो कंडीशन है जो आपने कैलकुलेट करनी थी, और यही आपका सोल्यूशन है कि आपको कंडीशन बतानी थी अपने स्केलर्स x, y, z पे कि अगर हमारे स्केलर्स हमें ये वैल्यूज देते हैं तो फिर ये सिस्टम हमें कंसिस्टेंट सोल्यूशन देगा। अगर हमारे स्केलर्स हमें ये वैल्यू नहीं देते तो हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं होगा। और अगर आपको पता है कि हमारा सोल्यूशन कंसिस्टेंट इस केस में नहीं है तो फिर तो हमारा जो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे वेक्टर्स को जनरेट नहीं करेंगे, और अगर वो वेक्टर्स को जनरेट नहीं करेंगे तो स्पैनिंग सेट नहीं बनेगा। तो स्पैनिंग सेट से रेलेवेंट आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास, उन सब में आपने सिर्फ कंडीशन बतानी होगी जिसके लिए आपका सिस्टम आपको कंसिस्टेंट सोल्यूशन दे दे। अभी आगे जाते हैं, कुछ और एंड एग्जांपल्स ये करते हैं। यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा ना इसमें? जी बेटा, बिल्कुल यूनिक कहलाएगा। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ABC की वैल्यूज अगर हमें पता हो तो ABC यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करें तो वो इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल R3 का मैं कोई वेक्टर 1 2 3 ही ले लेती हूँ। आर्बिट्ररी के लिए मैंने कंडीशन कैलकुलेट कर ली। अब वो 1 2 3 मुझे सिर्फ यहाँ पे पुट करना है और वहां से मेरे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं एक और वेक्टर लूंगी, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 के बाद मैंने 5 6 ले लिया। ABC को यहाँ पर मैं x y z में 5 6 7 के हिसाब से पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कि अब एक्स वाई जी को ये होना चाहिए, तो वेक्टर 5 6 7 आता है। इसी तरह से अप टू सो ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम, एक और एग्जांपल करा दे तो शायद काफी सही तरह ये से बेटा समझ अभी हम कर रहे हैं, उससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। आई एम होपफुल। अच्छा जी, मेरी आवाज आ रही है क्लास आपको? यस मैम। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, एक्चुअली कुछ इंटरप्शन मुझे फील हुई थी, आई थॉट के आपसे कंफर्म कर लूं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए।
थोड़ी सी एग्जाम्पल डिफरेंट है, जस्ट आप ये कहने इसकी स्टेटमेंट डिफरेंट है, बाकी वही प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया है। In this example, it is required that find conditions on A, B, C so that the arbitrary vector V is equal to A, B, C in R3 belongs to W is equal to spanning set of U1, U2, U3 where U1, U2, U3 की आपको वैल्यूज गिवन है। अगर आप इसमें पहली लाइन पढ़ें तो कोई फर्क नहीं है पिछले क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ V इज इक्वल टू ABC हमने खुद चूज किया था, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें दे दिया है कि आप V को इस तरह का आर्बिट्ररी वेक्टर लें, कोई फर्क नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने खुद अपनी मर्जी से चूज किया था, यहाँ हमें क्वेश्चन में वो खुद कह रहा है कि आप इसको ABC ले लें, ठीक है। तो एक ही बात है, बस यहाँ पर जो बात हमारे लिए न्यू है वो ये है कि अब उसने इस V की हमें एक और आइडेंटिफिकेशन भी दे दी है। पिछले क्वेश्चन में तो बस ये था कि ये R3 से बिलोंग कर रहा था, अब इसकी एक और पहचान भी है और वो ये है कि ये सिर्फ R3 से बिलोंग नहीं करता, बल्कि इसके साथ साथ ये जो आपके पास आपने लिखा है ना कि स्पैनिंग ऑफ U1, U2, U3, ये आपके पास W के इक्वल है। अच्छा, अब ये जो W है ना, ये हमारे पास एक बड़ी फेमिलियर रिप्रेजेंटेशन होती है सब स्पेस की। जब भी आपने स्पेशली अगर आप गौर करें तो जो SM यूसुफ की बुक है वहां पर जब भी कहीं पर W लिखा होगा ना अल्फाबेट, तो उसका हमेशा ये मतलब होगा कि ये सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का। तो अब वो यहाँ पर हमें एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो कहता है कि ये जो आपके U1, U2, U3 एक स्पैनिंग सेट बनाने जा रहे हैं ना, उस स्पैनिंग सेट की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इनका सेट आपकी वेक्टर स्पेस R3 की सब स्पेस भी है, ठीक है। इससे हमारी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप इस सोल्यूशन में देखेंगे कोई ऐसा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करके दे दी गई है, या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि आपका भी थोड़ा सा यहाँ पर एक चेक होगा कि आप स्टूडेंट्स यहाँ से डाइवर्ट तो नहीं हो जाते, कि आप ये देखकर परेशान तो नहीं हो जाएंगे कि ये W इज इक्वल टू स्पैन ऑफ U1, U2, U3 जो दिया जा रहा है ये तो हमारा कोई और क्वेश्चन है, हमने तो यहाँ पे कुछ और पढ़ा था। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपको सिर्फ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ जो U1, U2, U3 आपको दिए जा रहे हैं, ना सिर्फ वो स्पैनिंग सेट बनाने जा रहे हैं बल्कि वो एक और प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं, और वो ये है कि इनका सेट आपकी वेक्टर स्पेस की सब स्पेस भी बनाता है। दैट्स इट। यानी इसकी दो प्रॉपर्टीज है, U1, U2, U3 का सेट एक तो स्पैनिंग सेट बनने जा रहा है, पहली प्रॉपर्टी है इसकी, और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये सेट आपकी सब स्पेस भी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। पहला काम हम क्या करते हैं, आर्बिट्ररी वेक्टर लेते हैं अगर हमने स्पैनिंग सेट शो करना है, और हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद, ठीक है, ये मेरे ख्याल से मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने पिछले एग्जांपल्स में देखा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं। वेक्टर्स आपको गिवन होते हैं, 3 स्केलर्स, अगर आपके 3 वेक्टर्स हैं तो 3 ही स्केलर्स खुद से आर्बिट्ररीली आप चूज कर लें अपनी फील्ड से जो कि आपकी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और यहाँ से कॉम्बिनेशन बना लें। आपने कॉम्बिनेशन बनाया और आर्बिट्ररी वेक्टर के इक्वल इसको इक्वेट किया जाता है, जो कि हमें खुद क्वेश्चन कहता है कि आप इसको ABC ले लें। नहीं गिवन, आपकी मर्जी है, आप इसको जो मर्जी लें, आप इसको PQR लें, इसको A1, B1, C1 कहें, जैसे आपको सही लगता है, ठीक है। अब हमने सिंप्लीफाई किया, हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तक अप्रोच कर गए। ये अगर आप देखें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो सिस्टम लिखा है x - y + 3z = a, 2x + y = b, 2y - 4z = c। इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्जन के बाद आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड से जब बैक सब्स्टिट्यूशन की तो आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास कुछ इस टाइप की आपकी जो एचलन फॉर्म में आखिरी रो होगी ना आपके सिस्टम के अंदर, वो कुछ यूं आ रही होगी, 4a - 2b + 3c = 0। मैंने भी आपसे कहा था कि आप यहाँ पर जब भी स्पैनिंग सेट से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो असल में आप क्या कर रहे होते हो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर कंडीशन कैलकुलेट कर रहे होते हो। कंडीशन का मतलब ये है, वो कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है। अब आपके क्वेश्चन के अंदर आप जिस कंडीशन तक पहुंचे हो वो है 4a - 2b + 3c = 0। तो यही वो कंडीशन थी जो आपको चाहिए थी। मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन के एंड पे बताया था, इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है 1 2 3 R3 में से, तो मेरी कंडीशन ये कहती है कि अगर मैं 1 2 3 वेक्टर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसको मैं a कहूंगी 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, सेकंड कोऑर्डिनेट 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगी, और जो मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट 3 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर ये मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो फिर मेरे पास वो
जो एलिमेंट है वो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा। तो यही वो कंडीशन है जो आपने कैलकुलेट करनी थी। द वेक्टर v इज इक्वल टू abc बिलोंग्स टू w, ये उस सब स्पेस है या जो स्पैनिंग सेट है उससे बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, एंड इट इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ दिस इज इक्वल टू 0। देखें, एक बात जहन में रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने सिस्टम को कंसिस्टेंट प्रूव ना करें और आप कहें कि ये स्पैनिंग सेट बना देगा। आपने इन सब एग्जांपल्स में पढ़ा होगा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन के अंडर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। हम ये बात क्यों करते हैं? हम ये बात इसलिए करते हैं कि हमने अभी पीछे, अगर आप पिछले लेक्चर्स आपको थोड़े से याद हो, अगर नहीं याद है तो उनको प्लीज रिवाइज कीजिएगा। हमने कुछ ऐसी एग्जांपल्स की थी जिसमें हमारे पास 2-3 पार्ट होते थे और हमें हर पार्ट में पूछा जाता था आप बताएं कि किस कंडीशन के अंदर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है, किस कंडीशन के अंदर सॉरी इनकंसिस्टेंट है। वही बात आप यहाँ पर भी करोगे। जब आप अपने सिस्टम को सॉल्व करोगे ना, तो आप देखना कि ये जो आखिर में नहीं लिखा 4a - 2b + 3 = 0, आप अपने सिस्टम में देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आपका सिस्टम कभी कंसिस्टेंट ही नहीं बन सकता। ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क है। हमने जितनी एग्जांपल्स अभी की है ना, स्पेशली स्पैनिंग सेट से रिलेवेंट, जरा इन एग्जांपल्स को खुद हाथ से बैठ के सॉल्व कीजिएगा और फिर जरा देखिएगा कि जब आप एचएनएल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपकी एचएनएल फॉर्म में ये आखिरी इक्वेशन बन रही होगी। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, आप जब इस क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व करेंगे ना, आपकी जो एचएनएल फॉर्म बनेगी, आपकी एचएनएल फॉर्म की बिल्कुल आखिरी रो क्या आ रही होगी? आखिरी रो में लॉजिकली हमारे पास 4 एंट्रीज होनी चाहिए, 4 कॉलम्स होने चाहिए ना। ठीक है, 3 अननोन्स है, एक नॉन होमोजेनियस पार्ट है, तो आपकी बिल्कुल आखिरी रो आ रही होगी 0 0 0 और सबसे आखिरी एंट्री होगी 4a - 2b + 3c। अब हम ये पढ़ के आए हैं, अगर मेरी आखिरी रो की सब एंट्री 0 हो जाए और एक नॉन जीरो रह जाए, ठीक है, तो फिर तो मेरे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल 0 = 3, फिर तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे देगा। तो अगर मैंने सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट बनाना है तो मुझे क्या कंडीशन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी? मुझे कहना पड़ेगा कि ये लास्ट रो की जो एक एंट्री नॉन जीरो रह गई है, इसको भी 0 हो जाना चाहिए ताकि मैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकूं, और वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, सो मैम कंसिस्टेंट में ये इनफाइनाइट, मैम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। जी बेटा, कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट मैनी भी होता है और यूनिक भी होता है। जब आपने कह दिया ना कंसिस्टेंट, तो इसका मतलब है कि अब यूनिक आया, इनफाइनाइट आया, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके मैम, ठीक है जी। तो ये जब आप करेंगे ना, तो जरा माइंड में वो सारे क्वेश्चंस लेकर आइएगा जो हमने किए थे, जिनमें हमने कंडीशन लगा के प्रूव किया था। अगर आपको याद हो, एक क्वेश्चन में हमने प्रूव किया कि हमारे पास k की वैल्यू जो है वो +-3 में से 3 नहीं होनी चाहिए, तो -3 होनी चाहिए, और फिर हमने केसेस डिस्कस किए। तो ये वो हमें पढ़ा ही इसलिए था कि हमें वो कॉन्सेप्ट यहाँ आकर यूज होना था। ठीक है, तो जी तो आप उन सारे क्वेश्चंस को माइंड में रख के ना जरा ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये वाली एग्जांपल भी और इससे जरा पिछली एग्जांपल भी, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि यहाँ जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, वो कैसे यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप मेरी सिर्फ इस बात को समझ लें कि हमारे पास आखिरी रो के अंदर सारी एंट्री 0 आ जाए और एक नॉन जीरो आ जाए, तो फिर हमें कहना पड़ता है कि वो जो एक नॉन जीरो है उसको भी 0 होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं होगी तो फिर तो 0 = 3 वाली सिचुएशन आ जाएगी। और हम ये पढ़कर आए हैं कि अगर हमारी एचएन फॉर्म में हमारी लास्ट रो हमें ये सिचुएशन दे देती है कि 0 = 3, तो इसका मतलब तो ये बना कि ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। लेकिन मेरे सेंटेंस को जरा गौर से सुनिएगा कि जब भी स्पैनिंग सेट प्रूव करना होता है तो हर सूरत में एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी होती है जो हमें हमारे सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट होने से बचा ले। हम वो कंडीशन देना चाहते हैं, हम वो देने की कोशिश करते हैं जो ये प्रूव कर दे कि आपका सिस्टम इस कंडीशन के अंडर कंसिस्टेंट रहेगा। क्योंकि अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट ना बन सका तो फिर आपका स्पैनिंग सेट सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। और ये जो हम आर्बिट्ररी वेक्टर ए बी सी लेते हैं क्योंकि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू हम नहीं ले रहे होते, इस वजह से कंडीशन हमें हर क्वेश्चन में मिल जाएगी। ठीक है मैम, अगर यहाँ So, पे 0 जी जी आता
जीरो ना आता तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती तो हम इसको कंडीशन यही बनती कि ये जो इक्वेशन है उसी कांस्टेंट के इक्वल आनी चाहिए। अगर बेटा सिर्फ कांस्टेंट आ गया ना और ABC ना आया यस नो तो मैम, फिर ये तो बेटा लास्ट इक्वेशन के लेफ्ट, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नो मैम लास्ट जी इक्वेशन के जी लेफ्ट साइड पे जो जीरो लिखा हुआ है यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर 3 आता है तो कंडीशन यही बनती ना कि 4a-2b + 3c को 3 के इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल। उसमें तो हमें मसला ही नहीं है ना, उसमें तो बेटा 2 एंट्रीज हमारी आखिरी रो में नॉन जीरो हो जाएंगी, और अगर 2 नॉन जीरो एंट्रीज आ जाती हैं तो हमें उससे कोई मसला नहीं है, वो हमारे सिस्टम को कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं बनाएगी। मसला उस वक्त आता है जब आपकी आखिरी रो में सब कुछ जीरो हो जाए और एक एंट्री नॉन जीरो बच जाए, वो हमें फिर ऐसी सिचुएशन दे देती है 0 इज इक्वल टू सम नॉन जीरो नंबर। तो मैथ्स तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता ना कि जीरो किसी नॉन जीरो नंबर के इक्वल आ जाएगी, तो अजीब सी बात है। तो हम कहते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हमारी ये वाली इक्वेशन हमारा सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हमारी हेल्प नहीं करेगी। बेसिकली हो क्या रहा होता है कि वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाती है और वो हमें कभी भी सोल्यूशन नहीं देती। तो अगर आपके यहाँ पर एक नॉन जीरो नंबर आएगा तो वो याद रखिएगा सिर्फ उस वजह से आएगा अगर आपकी आखिरी रो में 2 एंट्रीज एट अ टाइम नॉन जीरो हो गई हैं, तो वो तो हमें आराम से सोल्यूशन दे देगा। लेकिन जहां पर ये चीज आ जाती है कि आपके पास कोई एक एंट्री नॉन जीरो रह जाती है, बाकी सब जीरो हो जाता है, तो फिर यहाँ पर ये जीरो आ जाता है। तो हम असल में कहना ये चाह रहे हैं कि वो जो एक एंट्री हमारी आखिरी रो में नॉन जीरो रह गई है उसको भी जीरो होना पड़ेगा हर सूरत में, फिर हमारे पास आएगा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो यहाँ पर आपका सिस्टम है ना, ये आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी एंटायर एचलन फॉर्म में जीरो हो जाए तो फिर नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस हो जाती हैं और वो आपको हमेशा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देता है। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास? ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द स्पैनिंग सेट वो एंड हो गए हैं। अब आपने इसको पढ़ना है। ठीक है, हमने आज कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा, हमने स्पैनिंग सेट पढ़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद हम स्पैनिंग सेट के बाद जाएंगे लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पे। आप समझें कि हमने बेसिस की एक कंडीशन प्रूव कर ली है। बेसिस इन एडवांस में आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम ये सब क्यों पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए उसकी बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और किसी सेट को बेसिस बनने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। वो पहली कंडीशन ये होती है कि आपकी जो बेसिस का सेट है वो स्पैन करता हो आपकी वेक्टर स्पेस को। तो आज हमने स्पैन तक पढ़ लिया है, एक कंडीशन हमें समझ आ गई, अब रह गई है एक कंडीशन, और वो दूसरी कंडीशन जो रह गई है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंस उस सेट की कैसे प्रूव की जा सकती है। हम जब वो भी लर्न कर लेंगे, दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तो फिर हम सक्सेसफुली हम ये लर्न कर चुके होंगे कि बेसिस को प्रूव करने के लिए कौन सी 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ठीक है क्लास, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क नाउ। जी एनी क्वेश्चन क्लास? मैम मिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी बेटा बोले।